नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत खबर दोपहर की सुर्खियों के साथ। तकनीक की पढ़ाई के साथ अब देश के बदलाव के साधन बने आईआईटी। मुंबई में आईआईटी बॉम्बे के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, आईआईटी को स्टार्टअप की नर्सरी मान रही है दुनिया। योग्यता के सही इस्तेमाल के लिए छात्रों को लक्ष्य तय करने की दी सलाह। केरल में बाढ़ से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का लिया जायजा। अब तक 29 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा कल। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील। कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता में रैली आज। असम एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद पश्चिम बंगाल में पहली जनसभा। एनआरसी मुद्दे पर कोलकाता को छोड़कर आज राज्य भर में टीएमसी का प्रदर्शन। मुंबई की विशेष आर्थिक भगोड़ा कानून अदालत ने नीरव मोदी के भाई और बहन को जारी किया सार्वजनिक नोटिस। कहा, 25 सितंबर को हाजिर नहीं होने पर नए कानून के तहत जब्त होगी संपत्ति। पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। नासा का ऐतिहासिक टच द सन मिशन। अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब से सूर्य के सबसे करीब पहुंचने की कोशिश। सूरज के रहस्यों का पता लगाने में मिलेगी मदद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आज देश के बदलाव के साधन यानी इंडियाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गए हैं। आईआईटी बॉम्बे के 56वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आईआईटी को देश और दुनिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जानती है, लेकिन आज हमारे लिए इनकी परिभाषा बदल गई है। ये सिर्फ तकनीक की पढ़ाई से जुड़े संस्थान नहीं रह गए हैं, बल्कि आज इंडियाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की जिस क्रांति की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा स्रोत आईआईटी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आईआईटी को स्टार्टअप्स की नर्सरी तक मान रही है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी बॉम्बे में ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के नए भवनों का उद्घाटन भी किया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से जुड़े स्थान भर नहीं रह गए हैं, बल्कि आईआईटी आज इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गए हैं। हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्टार्टअप को जिस क्रांति की तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे आईआईटी है। आज दुनिया आईआईटी को यूनिकॉर्न स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में मान रही है। यानी वो स्टार्टअप अभी भारत में शुरू हो रहे हैं, जिनकी भविष्य में उसकी वैल्यू $1 अरब से अधिक होने की संभावना जताई जाती है। ये एक प्रकार से तकनीक के दर्पण है, जिसमें दुनिया को भविष्य नजर आता है। साथियों, आज दुनिया भर में जितने भी $1 बिलियन स्टार्टअप्स हैं, उनमें दर्जनों ऐसे हैं जिनको आईआईटी से निकले लोगों ने स्थापित किया है। इनोवेशन इज द बज़वर्ड of the 21st century. Any society that does not innovate will stagnate. That India is emerging as a hub for startups shows that the thirst for innovation is very much there. We must build on this further and make India the most attractive destination for innovation and enterprise. And this will not happen through government's efforts only. It will happen through youngsters like you. The best ideas do not come in government buildings,
or in fancy offices. They come in campuses like yours, in the minds of youngsters like you. केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के 14 जिलों में से 7 उत्तरी जिलों में थल सेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने और अस्थायी पुलों के निर्माण में मदद मिले। राज्य के लगभग सभी 40 नदियां उफान पर हैं। राज्य के 439 राहत शिविरों में कुल 53,501 लोगों को रखा गया है। कई जगहों पर सड़कें धंस जाने के कारण पर्यटकों को पर्वतीय इडुक्की जिले में दाखिल होने से रोका गया। कोझिकोड और वायनाड में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए थल सेना के जवान छोटे छोटे पुल बना रहे हैं। कोच्चि में पेरियार नदी और उसके आसपास तटीय इलाकों में रहने वाले 10,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। एर्नाकुलम जिले में 78 राहत शिविर बनाए गए हैं। बांध से छोड़े गए पानी के बाद खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद 10,000 लोगों को वहां से निकालकर शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। राज्य के 58 बांधों में से 24 के जलाशयों में पानी क्षमता से ज्यादा भर गया है, जिस वजह से स्लुइस गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। करीब 26 साल के बाद गुरुवार को एक शटर खोला गया। कल केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और एनडीआरएफ की ओर से चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और केरल विधानसभा के नेता विपक्ष रमेश चेन्निथला ने आज हवाई दौरा करके बाढ़ के हालात का जायजा लिया। राज्य सरकार ने बाढ़ से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही बाढ़ में जिनकी फसल और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भी आर्थिक मदद की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल केरल के दौरे पर जाएंगे। इस बीच गृह मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात करके उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार केरल में हालात की लगातार निगरानी कर रही है। उधर पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केरल के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही नारायणसामी ने केरल में राहत सामग्री भी पहुंचाई है। कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बांधों से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि कबिनी और कृष्णराज सागर बांधों से छोड़े गए पानी के आज तमिलनाडु के सेलम जिले के मेट्टूर बांध में पहुंच जाने की संभावना है। कृष्णागिरी, धनपुरी, सेलम, इरोड, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिलों के कलेक्टरों को बाढ़ के बारे में लोगों को चौकस कर दिया गया है। कावेरी नदी के किनारे खासतौर पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली ये रैली काफी अहम मानी जा रही है। असम में एनसीआर का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद ये राज्य में बीजेपी की पहली रैली होगी। और हम यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, और ये पॉलिटिकल में इस प्रकार का जो इथिक्स होते हैं, ये मैंने देश में कहीं पर भी नहीं देखा। ये इथिक्स का पालन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि रावण की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर टीएमसी कर रही है। जिस प्रकार लंका ध्वस्त हो गई थी, उसी प्रकार टीएमसी की सरकार भी आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगी। इधर सत्तारूढ़ टीएमसी असम में एनआरसी के मसौदे के प्रकाशन के विरोध में आज पूरे राज्य में रैलियां निकाल रही है। कोलकाता को छोड़कर राज्य के दूसरे हिस्सों में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता में रविवार को रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर के दौरे पर जाएंगे और राजस्थान में पार्टी के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी यहां रामलीला मैदान में राज्य भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुंबई की विशेष आर्थिक भगोड़ा कानून अदालत ने नीरव मोदी के भाई और बहन को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि 25 सितंबर को हाजिर नहीं होने पर नए कानून के तहत संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने उच्च सदन में सांसदों की सुविधा और सार्थक बहस के लिए कई नए प्रयोग किए हैं और कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी वो बेहद सक्रिय रहे हैं। एम वेंकैया नायडू ने अपने ओजस्वी संबोधनों से देश की युवा पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के साथ ही देश और मातृभाषा के लिए समर्पण के भाव को जागृत करने का काम किया। कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने ट्वीट करके मौजूदा मानसून सत्र को होप ऑफ द ईयर बताया। तो बजट सत्र 2018 और शीतकालीन सत्र 2017 को भूलने वाला पल करार दिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस साल मानसून सत्र में 24 जुलाई को दिन भर सदन की कार्यवाही का संचालन करके नई मिसाल कायम की। उन्होंने अपने इस बयान को मोस्ट ऑफन यूज्ड कोट्स ऑफ द ईयर बताया। Let the government propose, let the opposition, if they want, oppose. Let the government propose, let the opposition oppose, let the house dispose. राज्यसभा के सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने कई ऐसे अहम फैसले लिए जो संसदीय इतिहास में नजीर बन गए। इनमें 3 महीने के भीतर राज्यसभा के 3 सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाना शामिल है। सभापति ने अपने विवेक और संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने से जुड़े नोटिस को 3 दिन में खारिज करके असाधारण फैसला लिया। राज्यसभा में अवरोधों को दूर करने और बेहतर कामकाज के इरादे से नियमों की व्यापक समीक्षा के लिए सभापति ने 17 मई 2018 को 2 सदस्यीय समिति गठित की। इस साल मानसून सत्र से राज्यसभा में सांसदों के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा शुरू हो गई है। साथ ही सदस्यों को ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। उपराष्ट्रपति के तौर पर भी एम वेंकैया नायडू का अब तक का 1 साल का कार्यकाल बेहद व्यस्त रहा है। इस दौरान उन्होंने 29 में से 28 राज्यों का दौरा किया, शिक्षा से जुड़े कई संस्थानों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपने संबोधनों से देश के विकास के लिए जरूरी पहलुओं पर प्रकाश डाला। मैं एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने। मैं विधि द्वारा स्थापित उपराष्ट्रपति के तौर पर एम वेंकैया नायडू का अब तक का 1 साल का सफर बेहद ही शानदार रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस दौरान हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंडों का पालन किया। उपराष्ट्रपति को जब भी मौका मिला उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति का हमेशा सामाजिक समरसता पर जोर रहा है। Now the time has come for every Indian to display a similar sense of selfless dedication and a missionary zeal to build a new India in the next 5 years. An India which is free of corruption. An India which is free of casteism. An India which is free of communalism. An India which is free of terrorism. An India which is free of illiteracy. An India which is free of black money. An India which is free of gender discrimination and atrocities against the meek and weak. That is the need of the hour. उपराष्ट्रपति का हमेशा मानना रहा है कि सरकार को जनहित को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने हमेशा ही अपने समय का सदुपयोग लोगों की बेहतरी के लिए किया। 1 साल के कार्यकाल में ही उपराष्ट्रपति ने 29 राज्यों में से 28 राज्यों का दौरा किया। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़ और पुदुचेरी का भी दौरा किया। ये किसी भी उपराष्ट्रपति के लिए 1 साल में रिकॉर्ड है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर लंबे वक्त तक इंतजार के बाद खराब मौसम की वजह से उपराष्ट्रपति का सिक्किम दौरा स्थगित करना पड़ा था। पहले साल में ही पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों का दौरा करने वाले वे पहले उपराष्ट्रपति बने। अगर दिल्ली से बाहर घरेलू दौरों की बात करें तो यह संख्या 60 हो जाती है। उपराष्ट्रपति ने 1 साल में 313 बड़े आउटडोर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उपराष्ट्रपति हमेशा लोगों के लिए सर्वसुलभ रहे हैं। पिछले 1 साल में हर दिन उपराष्ट्रपति 450 से ज्यादा लोगों से मिले हैं। उपराष्ट्रपति और सभापति के तौर पर व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद एम वेंकैया नायडू हमेशा आलेख लिखने का समय निकालते रहे हैं। उपराष्ट्रपति औसतन हर दिन 12 से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल हुए। हर सप्ताह 1 से ज्यादा घरेलू दौरे पर रहे। हर महीने 1 से ज्यादा आर्टिकल लिखा।
हर सप्ताह 4 से ज्यादा भाषण दिए। देश के 56 विश्वविद्यालयों का दौरा करने के अलावा 29 दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सार्वजनिक कार्यक्रमों में छात्रों, युवाओं, किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जोर रहा। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान, शोध और संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी हमेशा जोर दिया। विज्ञान और अनुसंधान से जुड़े 15 संस्थानों का दौरा किया। एक साल के दौरान उपराष्ट्रपति का एक विदेश दौरा हुआ है, जिसमें 3 देश शामिल थे। ये देश हैं ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू। ग्वाटेमाला और पनामा के लिए भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा था। तीनों देशों के राष्ट्रपति और इन देशों के सीनेट के अध्यक्ष के साथ उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने भारत के दौरे पर आए 22 देशों के नेताओं से भी मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा की। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद का मॉनसून सत्र बेहद सफल रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि इस सत्र में कुल 17 बैठकों के दौरान अच्छा खासा कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की उत्पादकता 74% से अधिक रही। पिछले सत्र के मुकाबले ये उत्पादकता 3 गुना अधिक है। राज्यसभा ने इस सत्र में 14 विधेयकों को मंजूरी दी। सभापति ने SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक और OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले 123वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने को शानदार बताया। सभापति ने बताया कि 91 सवालों का मौखिक जवाब दिया गया। शून्यकाल में 120 मुद्दे उठाए गए। सदन ने 4 दिन तक तय समय से अधिक बैठकर काम किया। विभिन्न समितियों की 146 रिपोर्ट सदन में रखी गई। As the monsoon session of Parliament concludes today, it is time for us to take stock of what this August House could do and could not do during the session. Of the 18 scheduled sittings, the House decided to take leave on the occasion of Guru Purnima Day, and so we had 17 sittings at our disposal. On another day, the House was adjourned on the day as a mark of respect to former Chief Minister of Tamil Nadu, late Dr. Kalingar Karunanidhi, after making obituary reference. Going by the trend of the previous 2 sessions, the media forecast for this session has been that this would be also a washout, with election fever setting in. I am glad, and so would all of you, that for once, media has been proved wrong. I compliment all of you for the same, though it's not to my full satisfaction, but still. Southwest monsoon is very critical for the economy of our country, and it has been by and large normal, with only about 5% deficit in rainfall so far. And the monsoon session of Parliament also brought new tidings, making a break from the last 2 sessions, which much to the delight of all those who have a stake in our parliamentary democracy. With a productivity of more than 74%, measured in terms of the functional time against the total time available, this session proved to be about 3 times more productive than the last budget session, whose productivity was only about 25%. This is a remarkable improvement, and the credit goes to all of you. Still, I am not fully happy. As far as the legislative output is concerned, this August House has passed 14 bills during this session, while only 10 bills could be passed during the last 2 sessions put together. लोकसभा की कार्यवाही भी कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बताया कि मॉनसून सत्र पिछले 2 सत्रों के मुकाबले अधिक उत्पादक रहा। इस सत्र में निर्धारित समय से 20 घंटे से भी अधिक काम हुआ। स्पीकर ने बताया कि इस सत्र में कुल 17 बैठकें हुई, जो 112 घंटे चली। इस सत्र में सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा और वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई 2018 को 11 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई। इस चर्चा में 51 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 22 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल मिलाकर 20 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र में लोकसभा ने समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विधेयक पारित किए हैं, सबने मिलके, जिसका व्यापक प्रभाव समाज के वंचित वर्गों के हितों पर पड़ेगा। जैसे संविधान संशोधन विधेयक, जिसके पारित होने से राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक रूप से गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसी प्रकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक भी पारित किया गया है।
मॉनसून सत्र के कामकाज पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी संबोधित किया। सत्र इस बार पिछले 20 साल में सबसे सार्थक सत्र रहा। लोकसभा ने 118% काम किया और राज्यसभा ने 74% काम किया। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, अविश्वास प्रस्ताव को सरकार ने हरा दिया और विपक्ष को जो ये दुस्साहस किया था अविश्वास प्रस्ताव लाने का, उनको एक संदेशा मिला, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यानी बीजेपी, एनडीए और एनडीए प्लस ये सब साथ है। राज्यसभा का जो सेशन है वो मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन हुआ है। मैं कह सकता हूं कि इस बार की एनडीए की सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पादकता रही इस सेशन के अंदर, और उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि सेशन आरंभ होने से पहले जो हमने विरोधी पार्टियों से बात की, उनके घरों तक हम पहुंचे और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि ये केवल पॉलिटिकल राजनीतिक मामला नहीं है केवल, बल्कि इसमें जो बिल आ रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपका जो विरोध है वो बिल के प्रति होना चाहिए या उसमें आपको संशोधन देने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उनसे संपर्क करने का भी लाभ हुआ। राज्यसभा में कल 3 तलाक से जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक और उससे जुड़े संशोधनों पर आगे की चर्चा नहीं हो पाई। इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि राजनीतिक दलों के बीच आम राय नहीं बन पाने के कारण इस विधेयक को नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक बिल, वो बिल अभी नहीं ले रहे। कारण क्या है? आपस में एक मत नहीं हो पाया। इसको ध्यान में रख के कृपया सब लोग लास्ट डे उसको भी ध्यान में रख के स्मूथली आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए। 3 तलाक विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस विधेयक को लटका रही है। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस विधेयक पर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका सीधा जिम्मेदार कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने डे 1 से इसको लटका करके रखा है। उन्होंने फिजूल में सेलेक्ट कमेटी का बात छेड़ा। कुछ और अहम खबरें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। अब तक अनसुलझा सूरज का रहस्य सुलझाने की कोशिश में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जुटी हुई है। नासा अपना पार्कर सोलर प्रोब स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है। टच सन मिशन के लिए तैयार पार्कर सोलर प्रोब को डेल्टा 4 हेवी रॉकेट से केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से अब से थोड़ी देर बाद प्रक्षेपित किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर बनी फिल्म सत्यमेव जयते की स्टार कास्ट ने कल दिल्ली में गैर सरकारी संस्था स्माइल फाउंडेशन के बच्चों से मुलाकात की। अभिनेता जॉन अब्राहम ने बताया कि फिल्म में ही स्माइल फाउंडेशन के बच्चों के साथ गाना शूट किया गया है। फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे जॉन अब्राहम के साथ मनोज वाजपेयी और आयशा शर्मा ने भी मौजूद थी। मनोज वाजपेयी और जॉन अब्राहम ने कहा कि फिल्म के जरिए लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश लेकर जाएंगे। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। बात क्रिकेट की। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली पारी 107 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए आर अश्विन ने 29, विराट कोहली ने 23 और अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा क्रिस वोक्स ने 2 तो स्टुअर्ट ब्रॉड और सैम करन ने एक सफलता हासिल की।
बस एक साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आखिर में जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।